दहन कीजिए। तो बच्चों पहला दिया है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और जो दूसरा दे रखा है वो है ये है, ठीक है। दूसरा ये दे रखा है, तो आंसर कर दें इसका। तो इसका आंसर देखना क्या होता है। इसका आंसर हमारा है आंसर नंबर पहला, ठीक है। आंसर पहला क्या है, अरे ये बड़ी सिंपल है। ये वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक की फॉर्मूला है वो याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला, K इज इक्वल टू है मोल का क्या है 1 माइनस n, ठीक है। और लीटर n-1 हो गया, और सेकेंड इनवर्स ये यूनिट है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। वेग स्थिरांक की यूनिट है n बराबर क्या होगा, n तो तुम्हें समझ में आ गया कोटि है, तो जो भी कोटि है ये। अब मैं यहाँ पर पहले n की जगह पे 0 रख रहा हूँ, ठीक है। n की जगह पे क्या रख रहा हूँ, n इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, n की जगह पे 0 रखा तो मोल 1, ओके। और लीटर ये क्या हो गया -1 और s -1, यही है, नहीं है, देखो पहला वाला है, देख रहा। तो इसका मतलब ये होगा पहले वाले का जो आंसर आ गया, पहले वाले का आंसर आ गया शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, बस हो गया। ये हमने आंसर कर दिया, ठीक है। और दूसरा आंसर हमने क्या करना है, देखो अब मैं n की जगह पे इसी में n की जगह पे यहाँ पर रख देता हूँ, n इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ इसमें, हाँ। तो k इज इक्वल टू देखो क्या हो गया, मोल 1 माइनस 1, लीटर 1 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स। तो ये तो एक में से एक गया, क्या आया भाई 0 आया ना, 0, और लीटर में भी 0 आ गया, ये हो गया। तो किसी की पावर 0 होती तो 1 हो जाता है, तो क्या बचा सिर्फ ये। तो इसका मतलब है ये किसकी यूनिट है, तो इसका मतलब हो गया ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि, बस हो गया आंसर ये। तो आपको क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला जल्दी से लिख लो, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिख लो, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को तो याद भी रहता है कि सेकेंड इनवर्स है तो वो प्रथम कोटि की होगी, लेकिन याद रखने, ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो ये फॉर्मूला झट से याद रखो, बहुत हेल्प करेगा। और इसको कहीं पर भी लिख लो फटक से, कहीं पर भी, किसी बुक के सामने, किसी नोटबुक के सामने, कहीं पर भी, तो याद रहेगा हमेशा, ठीक है, कहीं पर भी, ओके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, सोडियम एजाइड, ओके। ये पी ब्लॉक से है सोडियम, जल्दी से पी ब्लॉक खोलो और उसमें नाइट्रोजन ग्रुप देखो, यानी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट में लिखा, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, सोडियम एजाइड, और हाईलाइट करो उसे, सोडियम एजाइड के, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ लेके आया हूँ उसे, कि तापी अपघटन की अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो हमें पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन वाली फैमिली में जहाँ पर बात कर रखी है ना, वहां पर है ये, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जल्दी से ढूंढो, मिल जाएगा आपको बुक में, ओके। एनसीईआरटी बुक में है तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम्पल दिया है, और बुक में भी ये मिल जाएगा। अभी ढूंढो, 2 सेकंड लगते हैं, इसको पॉज कर लो तब तक वीडियो को। आंसर देखना इसका क्या होगा, आंसर नंबर 2, ठीक है। तो सोडियम एजाइड को क्या करना है भाई, गर्म कर देना है, ठीक है। सोडियम एजाइड होता है N3, ठीक है, ये हो गया हमारा, और ये सोडियम अलग निकल जाता है, इसको गर्म करने का फॉर्म ये बना दिया, और ये 3N2 प्लस का साइन, ये नाइट्रोजन गैस है, बस हो गया। नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और सोडियम निकल जाता है, सोडियम तो मेटल है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, खत्म, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको जल्दी से नोट कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पूर्ण की, अच्छा, निम्नलिखित अभिक्रिया को, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, ठीक है, पूर्ण कीजिए। ये भी पी ब्लॉक से आ रखा है, ठीक है, कीजिए। तो पी ब्लॉक से देखते हैं पहला वाला क्या है आंसर, पहले ये डाल देते हैं हम, कॉपर की रिएक्शन करा रखी है नाइट्रिक एसिड से, वो भी सांद्र नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो जल्दी से पी ब्लॉक में जाओ और नाइट्रिक एसिड, जहाँ प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड
नाइट्रिक एसिड किससे बनाते हैं, ओस्टोवर्ड मेथड होती है ना, ओस्टोवर्ड के बाद में जो नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज है ना उसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड को कॉपर से रिएक्शन कराई है और क्या बनेगा ये आपको बताना है। और जो दूसरा है वो क्या है, आयोडीन की रिएक्शन कराई है, वहीं पर आयोडीन की रिएक्शन भी है अमूल नाइट्रिक एसिड के साथ, और यहाँ भी क्या लिया है, सांद्र लिया है ये, ठीक है। तो हमें आंसर कर देना है, आंसर हमें आंसर यहाँ पर आंसर कर देते हैं हम, आंसर पहले का, ठीक है। तो हमें पूरी रिएक्शन नहीं लिखनी है, हमने सीधे क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, ओके। तो वहां पर पता है कॉपर को सांद्र के साथ भी रिएक्शन कराई होगी देखो, और उसको तनु के साथ भी, यानी तनु मतलब हो गया कि हल्का पानी डाल रखा है नाइट्रिक एसिड में, सांद्र मतलब बहुत गाढ़ा गाढ़ा है, तो दोनों के साथ रिएक्शन कराई है। दोनों को हाईलाइट कर देना कि दोनों आते हैं क्वेश्चन, कभी कभी क्या जाता है कॉपर की रिएक्शन क्या करो, नाइट्रिक एसिड तनु नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया कराओ, ठीक है। तो आपको इसलिए दोनों अभी हाईलाइट कर लो वहां पर, ठीक है। और यहां भी सेम, और जिंक की भी अभिक्रिया कराई होगी यहां पर नाइट्रिक एसिड से, कराई नहीं कराई है, कराइए ना, और उस वाले को भी हाईलाइट कर देना, जिंक वाले को, ठीक है। जिंक की रिएक्शन एक बार तनु नाइट्रिक अम्ल से कराई होगी, एक बार सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराई होगी, तो दोनों में क्या प्रोडक्ट बनते हैं इसको नोटिस करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहां पर कर रहा हूं, कॉपर की रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा कॉपर नाइट्रेट, ये कॉपर नाइट्रेट, और क्या बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक बनेगा पानी, ये, ठीक है। पहले वाले का ये हो गया, और दूसरे वाले का आंसर क्या हो गया, इसमें बन जाएगा आयोडाइड, आयोडीन से रिलेटेड, आई मीन HiO3 और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और बनेगा वाटर से, ये दोनों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो नाइट्रेट हो गया कॉपर नाइट्रेट, और ये सोडियम हाइड्रोजन आयोडेट, ओके, आयोडेट, तो ये वाटर है ये, तो जल्दी से कोई इसको तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये रट्टा मान लेना कि क्या बनता है करके, एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तीन बार देखोगे, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनता है। 36 बार पढ़ना है, कीप इन माइंड, आग लगा देनी है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। और बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, हाँ लाइक कर दिया, बड़ा तेज हो हैं, यस वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, ठीक है। और शेयर भी कर देना प्लीज़, कोई भी ग्रुप है आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, उनमें शेयर कर देना, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो केमिस्ट्री की उनको जरूर शेयर कर देना, और कह देना कि भाई सब्सक्राइब कर देना, काला बटन दबा देना, ओके, दिख रहा है ना काला बटन, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया को समझाइए। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में क्लेमेंसन और वॉल्फ किस्नर दो रिएक्शन हैं जो सेम काम करती है, लेकिन उसमें रिएजेंट अलग अलग पड़ता है, ठीक है। तो क्लेमेंसन ये दोनों आती है पेपर में, कभी क्लेमेंसन आ जाती है, कभी वॉल्फ किस्नर आ जाती है। तो आंसर नंबर 4 का, तो क्लेमेंसन क्या करती है देखना, क्लेमेंसन करती है, हमने कोई लिया, ये हमने ले लिया, ठीक है, कीटोन ले लिया, ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये कार्बोनिल, इसका रिडक्शन करती है, ये इसका अपचयन करती है, कार्बोनिल ग्रुप का। क्लेमेंसन किस पे अटैक करती है, कार्बोनिल ग्रुप पे, इस पे, जो कीटोन में भी होता है और एल्डिहाइड फैमिली में भी होता है। तो ये कीटोन है, तो 1 2 3 प्रोपेनोन, ये प्रोपेन प्लस ओन, ओके, कीटोन के लिए ओन लगता है, इसकी रिएक्शन। और इसमें डालते क्या है पता है, जिंक एमलगम, क्या डालते हैं, जिंक एमलगम। अब सर जिंक एमलगम क्या होता है, जिंक एमलगम एक मिश्र धातु है, एमलगम मतलब होता है कि उसको मरकरी के साथ मिलाया गया है, जैसे मैंने कहा कि जिंक एमलगम, तो जिंक को मरकरी के साथ मिलाया गया होगा। एमलगम शब्द जब भी आएगा तो याद रखना वो मिश्र धातु होगी, किसके साथ, मरकरी के साथ। तो जिंक एमलगम की रिएक्शन कराते हैं, और जिंक एमलगम जब रिएक्शन करता है तो पता है क्या बना देता है, देखो इसका रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो जाता है, ये बन जाता है, ठीक है, इसका ये, तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है।
तो हम यहाँ पर इसमें लिख भी सकते हैं इस अभिक्रिया में CO समूह, CO जिसको कार्बोनिल समूह भी बोलते हैं हम, समूह CH2 में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये है, बस हो गया, इतना ही लिखना है और ये रिएक्शन दिखा देनी है। 1 या 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। और ये अभी बुक में जल्दी एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक है उसमें जल्दी हाईलाइट भी कर दो इसको, ठीक है। क्लेमेंसन कहाँ पर है, क्योंकि क्लेमेंसन के साथ कभी कभी वोल्फ किस्नर भी आती है। हाँ, वोल्फ किस्नर और क्लेमेंसन दोनों एक ही काम करती हैं, ये दोनों इस ग्रुप को उड़ा देती हैं, ठीक है, उड़ा देती हैं और उसकी जगह पे क्या ले आती हैं, CH ग्रुप, CH2 ग्रुप। जी ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो, आणविक आकृति के आधार पर आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए, प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए, ये है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर ये है। इसका आंसर टीना को कुछ दिन पहले मैंने बताया था। टीना, अगर तुम देख रही हो तो याद आ रहा होगा इसका आंसर क्या होगा। तो आणविक आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये है, ठीक है। तो पहला प्रकार कौन सा है, पहला प्रकार है गोलिकाकार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो माफ करना भाई, प्रोटीन, ठीक है, यह है गोलिकाकार प्रोटीन। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है, वो होता है फाइब्रस प्रोटीन, यानी रेशेदार प्रोटीन होता है ना, याद आया। हाँ, कभी कभी इनमें डिफरेंस भी आ जाता है, ठीक है। हम थोड़ा इसमें लिख भी देते हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो इसके बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर देखना, जल में विलय होता है, जल में विलय होता है, ठीक है, ये जल में विलय होता है। दूसरा, इसके 2 एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, जैसे एल्बुमिन, जो अंडे के अंदर होता है ना गोल गोल, यस, वो एल्बुमिन इसका एग्जाम्पल हो गया। ये दूसरी तरफ रेशेदार वाले में देखना क्या होता है, ये जल में विलय नहीं होते हैं, ठीक है, जल में विलय नहीं होते। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं नहीं होते हैं करके, बताओ ऐसा क्यों कहा है मैंने कि नहीं होते हैं, क्योंकि रेशेदार है ना, रेशा दिख रहा है, ये रेशा, ये सर में जो जहां जैसे रेशे है ना यहाँ, तो रेशे, बालों में कौन सा होगा, बालों में कौन सा प्रोटीन होता है, जल्दी से बताओ। बालों में होता है, क्या होता है, केराटिन होता है ना। तो केराटिन कौन से प्रोटीन के अंतर्गत आता है, वो आता है रेशेदार प्रोटीन, केराटिन या मायोसिन किस में होता है, मायोसिन हमारी मसल्स में, मांसपेशियों में तुमने रेशे जैसे देखे होंगे ना कभी, अगर 3D स्ट्रक्चर देखा यूट्यूब पे, तो उसमें वो मायोसिन होता है। तो ये हमने इसका वर्गीकरण कर दिया। तो गोलिकाकार प्रोटीन जल में विलय होते हैं, जबकि रेशेदार प्रोटीन जल में विलय नहीं होते हैं। और उनके एग्जाम्पल, इसका केराटिन या मायोसिन और इसका एल्बुमिन। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन से इस वाले को ना जो प्रोटीन वहाँ दिया है किसमें, जैव अणु में जाना, इसको हाईलाइट कर देना वहाँ पर, ठीक है। 2 प्रकार के प्रोटीन, हाँ, ये बार बार पूछा जाता है कि गोलिकाकार प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन में अंतर बताओ, ये भी आता है कितने बार, इस बार ये ऐसे भी पूछा गया है एक बार, ठीक है। यस, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन, तो आंसर में देखो हमने क्या लिखा, रासायनिक अभिक्रिया लिखने, क्लोरोबेंजीन बना दो सबसे पहले। तो क्लोरोबेंजीन हमने बना दिया बेंजीन, ये बेंजीन, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, ये क्लोरोबेंजीन हो गया। ये तो इजी है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है, होशियार बच्चे। इसकी रिएक्शन करा दो NaOH से, ठीक है, NaOH, ये NaOH है, ठीक है। NaOH क्या करेगा इसको, बस हो गया, काम खत्म। हमने तो यहाँ लाना है अल्कोहल ना, ये OH लाना है, तो इसका OH यहाँ लग जाएगा और क्या निकल जाएगा बताओ, NaCl, ये देखो बन गया ना, ये फिनॉल है हमारा। ओके, फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, OH ग्रुप, और यही हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ये तो रासायनिक अभिक्रिया लिख दी, NaOH से क्या करा, अभिक्रिया कराई और ये बन गया, बस हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, ओके, और क्वेश्चन तुमको समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, हाँ, और कमेंट करना कि सर कैसी लगी वीडियो और सर किस पे बनानी चाहिए, ये जरूर करना। जब आप कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और मैं आपके कमेंट का ना ओबे करता हूँ, यानी फॉलो करता हूँ। आपके कमेंट जो आते हैं, जैसे कि कोई, जैसे पवन बोलते हैं कभी ये करना वो करना, सर रासायनिक बलगति पे क्वेश्चन बनाना, तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, यस। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, लेकिन उससे पहले हम इसे इरेज करेंगे, ठीक है। वैष्णव जन तो जाने काही आज, पीर पराई जानी रे, वैष्णव जन तो जाने कहीं आज। ये लास्ट वाला क्वेश्चन नोट कर लेना, ये आपको मिल जाएगा, पता है। आप अगर फिनॉल वाली चैप्टर, अल्कोहल वाले चैप्टर में जाओगे ना, वहां पर ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है। ये तो आप जल्दी से वहां पर जाके इसे हाईलाइट कर देना कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये प्रीवियस में बहुत बार पूछा गया है, तभी मैं इसको टॉप 10 में लाया हूं, ठीक है। वैष्णव जन तो जाने कहीं आज, वैष्णव जन तो जाने कहीं फिर पराई जाने रे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखो क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक, ये इसमें चल नहीं रही है, ब्लैक से लिखते हैं। अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित कीजिए, कलित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ से आ रखा है, कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन नंबर 7 सर इस चैप्टर से आया है, बताओगे ना, हाँ, बता भी दिया, बड़ी इम्पोर्टेंट। अरे भैया जल्दी फास्ट हो रहे हो तुम, बहुत तेज हो रहे हो। 7, अरे हमने क्या कर दिया, अभी तो क्वेश्चन ही पूरा नहीं हुआ भाई।
Cu सॉलिड है, 2Ag प्लस है, एक्वा सॉल्यूशन है, और ये बन गया हमारा Cu2 प्लस, ओके, और प्लस हमारा है 2Ag, ये हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू हमको दी हुई है सेल की, ओके, ये कितनी दी है, 0.46 वोल्ट, ये है, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, लिखने में नहीं आ रहा। अब देखना, हाँ, इसका आंसर 7, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला याद है, जल्दी से बुक में निकालो, ये चैप्टर कौन सा है, अब तो पता चल गया होगा चैप्टर कहाँ से आ रखा है। और इसका फॉर्मूला था हमारा ई सेल इक्वल टू 0.059 अपॉन n log के सी, ये है साम्य स्थिरांक, ठीक है। ये क्या है, साम्य स्थिरांक। तो हमें क्या निकालना, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं हम, ठीक है। ये सेल हो गया इनटू ये n इधर चला गया, और अपॉन में क्या आ गया 0.059, और ये हो गया log के सी। हमें ये निकालना है, इसलिए मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ अब मैं, तो log के सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ई सेल की वैल्यू कितनी है 0.46 वोल्ट है ना, इनटू एन की वैल्यू, एन कितने हैं देखो, कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कॉपर ने कितने, एन क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। 2 निकाले हैं तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तो कुछ नहीं, 2 ही मल्टीप्लाई करना। अपॉन क्या कर दिया 0.059, ओके। कैलकुलेशन करो, और ये आ गया, कैलकुलेशन करके 15.6, देखा कितनी फास्ट है कैलकुलेशन, दिमाग याद कर रखा था भाई ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद देखो, अब देखो यहाँ पर हो गया log के सी बराबर हो गया 15.6। अब पता है क्या होगा, हमें के सी की वैल्यू निकालनी है, तो के सी की वैल्यू हमको निकालनी है तो ये log इधर जाएगा, यानी एंटी लॉग में चला जाएगा, ठीक है। के सी इज इक्वल टू हो गया एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग 15.6। वैसे पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एंटी लॉग की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, एंटी लॉग दी जाएगी, एंटी लॉग 15.6 की वैल्यू ये होती है करके। और अगर तुम्हें अब याद तो रहना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, कि एंटी लॉग इतनी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग तो परमिशन होती है कि हम उस टेबल को मार्क सकते हैं, ठीक है। तो वैसे वैल्यू दी होगी, नहीं दी होगी तो आप इन्विजिलेटर से हेल्प ले सकते हैं सर लॉग टेबल की, ठीक है, लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल की, कि एंटी लॉग 15.6 की वैल्यू क्या होती है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है। केसी निकालने को, तो केसी निकालने को आएगा, केसी को क्या बोलते हैं हम, साम्य स्थिरांक। तो आप ऐसा निकालेंगे, और आपको एंटी लॉग की वैल्यू नहीं आ रही तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कीप इन माइंड। अदरवाइज एंटी लॉग की वैल्यू वहां दी होगी, ठीक है। अभी तो मैं देख के लिख देता हूं, ठीक है। एंटी लॉग की वैल्यू यहां दी है, एंड टोटल 3.92 इंटू 10⁻15, ये वैल्यू दी है एंटी लॉग की, ठीक है। ये मैंने देख के लिख दिया है, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना, लेकिन एनसीईआरटी बुक जल्दी खोलो और ये चैप्टर निकालो, साम्य स्थिरांक कहाँ है, ये वैद्युत रसायन में है, चैप्टर नंबर 3, वहां पर एग्जाम्पल है, ये ढूंढो इस क्वेश्चन को और जल्दी से हाईलाइट कर दो। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कहाँ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 क्या है देखते हैं, हाँ। संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों हो हैं, ठीक है, क्यों हैं, ये है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, हमने जिक्र भी किया है क्लास में, ओके। संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। अनुचुंबकीय यौगिक वो होते हैं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, या अयुगलित इलेक्ट्रॉन होता है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और एक होते हैं अनुचुंबकीय, दूसरे होते हैं प्रतिचुंबकीय।
प्रतिचुंबकीय यौगिक उनको कहते हैं जिनमें क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, यानी युगल में रहते हैं, युगलित होते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर लिख देना है डायरेक्ट। तो हम आंसर करते हैं इसका, आंसर नंबर 8। तो आंसर नंबर 8 क्या है, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक। ठीक है, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक के पास क्या होते हैं, आयुगलित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, होते हैं, जिस कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं, जिस कारण ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं, चुंबकीय होते हैं। तो समझ में आया ना बच्चों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और जब भी अनुचुंबकीय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आंसर यही होगा कि उसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रतिचुंबकीय आएगा तो उसमें क्या होगा, उपसंयोजन यौगिक से ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक तो संक्रमण धातुओं से आता है, दूसरा उपसंयोजन यौगिक से भी क्वेश्चन आता है। तो उपसंयोजन यौगिक से कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि अनुचुंबकीय है, तो आपको आंसर लिखना होता है वहां पर अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और जो प्रतिचुंबकीय होगा उसमें लिखना पड़ेगा इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसके कारण ये प्रतिचुंबकीय होता है। कीप इन माइंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो पहले ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लेना। ठीक है, और जल्दी संक्रमण धातुओं में जाना, और वहां पर भी ये लिखा गया है, जब हम संक्रमण धातुओं की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, तो उनमें ये लिखा जाता है। ठीक है, तो वहां पर देखो प्रॉपर्टीज में ये लिखा गया होगा कि ये उसका चुंबकीय गुण लिखा होगा संक्रमण धातुओं का। इसे इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसे हम ब्लैक से लिखते हैं। निम्न पदों को उचित उदाहरण सहित समझाइए। ये ठीक है। और पहला क्या है, पहला है हमारा एल्कोसॉल समझाना है, एल्कोसॉल। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है पृष्ठ रसायन में कोलाइडी विलयन से। ठीक है, एरोसॉल। तो ये सॉल क्या होते हैं ये देखना पड़ता है। ठीक है, तो अब आंसर देखो, आंसर लिखेंगे इसका हम आंसर 9। ठीक है, तो आंसर 9 में देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं ना, कोलाइडी विलयन, उसमें दो चीज़ें होती हैं। उसमें हम कोई विलयन है, विलयन हमेशा विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, लेकिन कोलाइडी विलयन में विलेय और विलायक नहीं कहते, क्या कहते हैं, अवक्षेपण माध्यम, है ना, और क्या परिक्षिप्त अवस्था, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। यस, तो इसमें क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, यहाँ पर क वाला लिख देते हैं, क वाले में एल्कोसॉल। तो एल्कोसॉल में क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक कह सकते हैं इसको एक तरीके से, लेकिन कोलाइडी विलयन में विलायक शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम। तो एल्कोसॉल में परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल परिक्षेपण माध्यम एल्कोहल होता है। ठीक है, होता है। ये परिक्षिप्त प्रायावस्था कुछ भी हो, लेकिन परिक्षेपण माध्यम अगर एल्कोहल है तो उस तरीके का जो कोलाइडी विलयन है उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कोसॉल बोलेंगे। सो क्वेश्चन आंसर नंबर 2, इसमें पूछा है एरोसॉल क्या होते हैं, एरोसॉल। अब देखना है एरोसॉल क्या होते हैं। एरोसॉल क्या होते हैं, ऐसा
सॉल्व ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होती है, हवा होती है, यानी गैस होती है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं परिक्षेपण माध्यम गैस होती, हवा होती है यानी, ठीक है, गैस होती है। बस हो गया, ये खत्म हो गया। परिक्षेपण माध्यम क्या होती है, गैस होती है, वहाँ क्या होता है, अल्कोहल होता है, इसलिए इसको ये बोलते हैं। तो ये खत्म हो गया बच्चों, इसको लिख लेना। ये वहाँ लिखा भी गया है पृष्ठ रसायन में, जहाँ पर कोलाइडी विलयन के एक्सप्लेन किया है। ओके, अब इसे नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। और आप जरूर, अगर वीडियो को आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना। कर दिया ना आपने कमेंट, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप ओबीडियंट हो ना, आज्ञाकारी हो, है ना, तो आप बहुत अच्छे हो। तो अब हम क्वेश्चन 10th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10th, तो क्वेश्चन 10th क्या है, छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है। ठीक है, फूलता है, जबकि सांद्र NaCl के बिलियन में सिकुड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है, जल्दी से बता दो भी। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं। तो आंसर क्यों होगा बताओ, कोई सिकुड़ता, अरे भाई परासरण के कारण, बस आंसर क्या हो जाएगा। तो हम एक शब्द में परासरण लिख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा शब्दों को और तरीके से भी लिख सकते हैं, देखना। हाँ, आंसर तो सिर्फ परासरण है। ठीक है, आंसर नंबर 10th, तो क्या लिखेंगे देखना, छिला, हमने आंसर को थोड़ा बड़ा करने के लिए, वरना आंसर 2 सेंटेंस में, 2 वर्ड्स में भी हो सकता था, बट सिंगल। ओके, छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है, जबकि सांद्र NaCl के विलयन में सिकुड़, छिला अंडा जल में रखने पर फूलता है, जबकि सांद्र NaCl के विलयन में सिकुड़ जाता है। ये परासरण के कारण होता है। बस हो गया, इतना लिखना है, परासरण के कारण होता है। ठीक है, और परासरण की परिभाषा पता ही है तुम्हें, जब शुद्ध विलायक कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर गमन करता है, और अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करता है, तो उसे परासरण कहते हैं। उसके साथ साथ एक होता है परासरण दाब, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। तो परासरण दाब क्या होता है कि परासरण की घटना को रोकने के लिए जितना दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। टू स्टॉप द ऑस्मोसिस द प्रेशर इज नोन एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर, कीप इन माइंड। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के जो 10 क्वेश्चन हैं आपको समझ में आए या नहीं आए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, वीडियो कैसी लगी, और आप ये भी कमेंट करिएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन भाई बनाने हैं, कौन सी कैसी वीडियो लानी है हमें। ठीक है, यस, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं तो, और आप एक और चीज़, आजकल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पेपर के दिन चल रहे हैं, तो खूब पढ़ाई कीजिएगा और हेल्दी रहिए, स्ट्रेस मत लीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेस सर में अगर, और हेल्दी खाइएगा और आराम से सोइएगा। ठीक है, टाइमली सो भी जाइएगा। ठीक है, सोना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि आप रात भर पढ़ते रहे और सुबह फिर जल्दी उठ गए, ऐसा भी नहीं।
एक 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेते रहिएगा, ठीक है। नींद भी बहुत ज़रूरी होती है, नींद से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो याद रखना कम नींद भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है, वो सेहत खराब कर देती है। तो अब प्रॉपर नींद लेना, हेल्दी खाना खाना, ओके, और खूब पढ़ाई करते रहना, और ईश्वर आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ। और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो काला बटन दबा के जाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में फिर से वही जोश के साथ, आपके अच्छे से पीके सर। तो तब तक के लिए मुझे विदा तो या इजाज़त तो दोगे ना, तो दे दी। तो हैप्पी लर्निंग, जय हिंद जय भारत।